जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम चल रहे हैं प्रारंभ करने पुराने सिलेबस के अनुसार अध्याय 3 को। ये अध्याय आपकी पूरी पुस्तक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब तक अमेरिकी वर्चस्व को नहीं समझेंगे तब तक आप संयुक्त राष्ट्र संघ के अमेरिका के प्रति झुकाव को नहीं समझ पाएंगे। आप ये नहीं समझ पाएंगे कि अमेरिका किस प्रकार से पूरी दुनिया की राजनीति को, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को और पूरी दुनिया की संस्कृति को कैसे अपने अधीन किए हुए है। आप वैश्वीकरण को नहीं समझ पाएंगे कि अमेरिका ने वैश्वीकरण पर इतना अधिक जोर क्यों दिया है। तो ये चैप्टर बहुत बड़ी जरूरत है आपके ज्ञान के लिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और आज समझते हैं कि दुनिया किस प्रकार से अमेरिकी वर्चस्व में है। दूसरे दो ध्रुवीयता के अंत के बाद अमेरिका किस प्रकार से दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनकर उभरा, उसके ताकतवर बनने के पीछे क्या क्या कारण हैं और वो इतना ताकतवर क्यों बन पाया, उसके इतने ताकतवर बन पाने में किन चीजों का बहुत बड़ा योगदान है। इन सब चीजों को हम चल रहे हैं समझने। और आज दुनिया अमेरिकी वर्चस्व में कैसे है, कैसे अमेरिका का वर्चस्व दुनिया पर हावी है, क्या ऐसी चीजें करता है जो दुनिया के और देश नहीं कर सकते। अमेरिका वो कौन सी खास चीजें कर पाता है वर्चस्वशाली होकर जो दुनिया के और देश नहीं कर पाते। इन सब चीजों को हम इस अध्याय में बहुत ही विस्तार पूर्वक और बहुत ही डिटेल तरीके से समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस अध्याय में मुख्य तौर पर हम किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका परिचय जान लेते हैं। हमने देखा कि शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका नाम है इसका, यूएसए, ठीक है, ये है इसका वास्तविक नाम, जिसको हम अमेरिका से यहां डोनेट कर रहे हैं। असली नाम उसका यूएसए है, लेकिन यहां आप समझ लीजिए कि उसके नाम में ही उसका वर्चस्व दिखता है। यह वास्तविक रूप में दो कॉन्टिनेंट्स का नाम है। अमेरिका किसका नाम है? दो महादेशों का नाम है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। लेकिन इसके वर्चस्वशाली होने के कारण इन दोनों कॉन्टिनेंट के नाम को अमेरिका ना बोलकर हम इस देश को अमेरिका कहते हैं। किसको? यूएसए को हम अमेरिका के रूप में देखते हैं। तो ये इसका वर्चस्व है, इसका वर्चस्व है इन दोनों महाद्वीपों में। इसलिए इन दो महाद्वीपों के नाम को हम भूल जाते हैं। जब हम अमेरिका शब्द हमारे मन में आता है तो हम इस देश के बारे में सोचते हैं, ना कि इन दो कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो इसके नाम में ही इसका वर्चस्व दिखाई पड़ जाता है हमें, इसके नाम में ही इसका वर्चस्व हमें देखने को मिलता है। ये बात समझिए, आप आगे सुनिएगा। विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा और दुनिया में कोई उसकी टक्कर का प्रतिद्वंदी नहीं रहा। कब? शीत युद्ध के बाद। शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई है आधिकारिक तौर पर? 1991 में। कब? 1991 में। 1991 में ऑफिशियली शीत युद्ध समाप्त हो जाता है। और समाप्ति का प्रारंभ कब होता है? 1980 के दशक से। इन 10 सालों में ही शीत युद्ध आपके यूएसएसआर का पतन होता है। यूएसएसआर का पतन इन 10 सालों, इसकी आधारशिला तो स्टालिन रखता है। मैंने आपको बताया है ना, स्टालिन ही इसकी आधारशिला रखता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे सोवियत संघ को एक तानाशाही भरे शासन में ले जाता है और उसकी इस क्रूर तानाशाही ने ही सोवियत संघ के पतन की नींव रख दी थी। लेकिन सबसे ज्यादा बिखरता है आपका इस समय काल में, 1980 के दशक में। और आप सबको पता है बर्लिन की दीवार कब टूटती है? 1989 में। और बर्लिन के दीवार की टूटना शीत युद्ध की समाप्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। तो ये बात जान लीजिए, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं था जो अमेरिका की ताकत के सामने खड़ा हो सके और अमेरिका की ताकत को चुनौती दे सके।
एक यूएसएसआर था। यूएसएसआर के पतन के बाद आज दुनिया में कोई भी नहीं है जो अमेरिका की ताकत का मुकाबला कर सके और अमेरिका के खिलाफ खड़ा होकर उसका विरोध कर सके। आज इतनी ताकत दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। ये बात जान लीजिए आप और ये बात समझ लीजिए आप। आगे सुनिएगा आप। इस घटना के बाद के दौर को अमेरिकी प्रभुत्व व एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है। इस अध्याय में हम अमेरिकी प्रभुत्व की प्रकृति, विस्तार और सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे। पहले खाड़ी युद्ध से लेकर अमेरिकी अगुवाई में इराक पर हमले तक घटनाओं का एक सिलसिला है। एक ध्रुवीय विश्व के उभार की इस कथा की शुरुआत हम इस घटना के जिक्र से करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा ठहर कर वर्चस्व की अवधारणा के सारे इस प्रभुत्व की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। अमेरिकी वर्चस्व के राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं की जांच परख के बाद हम यह देखेंगे कि अमेरिका से निपटने के लिए भारत के पास नीतिगत विकल्प क्या है। अध्याय के अंत में हम इस बात पर विचार करेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व के सामने क्या कोई चुनौती आन खड़ी है और क्या अमेरिकी वर्चस्व से उबरा जा सकता है। तो हम ये सारी चीजें समझेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व दुनिया पर किस प्रकार से हावी हुआ और अमेरिकी वर्चस्व के क्या स्वरूप हैं, आर्थिक स्वरूप क्या है और सैनिक स्वरूप क्या है और सांस्कृतिक स्वरूप क्या है और वर्चस्व की क्या अवधारणा है और इस वर्चस्व से कैसे निपटा जा सकता है और भारत इस वर्चस्व भारी दुनिया में किस प्रकार से चल रहा है। भारत का क्या रवैया है, क्योंकि हम भारतीय हैं तो भारत के रवैये को समझना हम सबकी प्रमुख जिम्मेदारी बन जाती है। तो पहले हम इस चैप्टर को समझने के लिए पहले आपके सामने 3 उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे। उन 3 उदाहरणों के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि अमेरिका के वर्चस्व के क्या तरीके हैं। उन 3 उदाहरणों के माध्यम से आपको अमेरिका के वर्चस्व के 3 तरीकों के बारे में बताया जाएगा कि अमेरिका दुनिया पर इन 3 तरीकों से अपने वर्चस्व को साध पाया है। यह अमेरिका के वर्चस्व का प्रभाव है और अमेरिका के वर्चस्व का प्रभाव आपके वस्त्रों पर भी दिखाई पड़ रहा है। ये जो आपने जीन्स पहन रखी है और जो मैंने पैंट पहन रखा है, ये अमेरिकी वर्चस्व का ही प्रभाव है। हमारा एक गर्म देश है, हमारे देश में कभी पैंट नहीं पहनी जाती थी। हमारे देश का पैंट कल्चर नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है और ये कल्चर हमने कहां से अडॉप्ट किया है? हमने ब्रिटेन से, और ब्रिटेन का ही कल्चर वहां पहुंचा है। अगर आपने 11वीं क्लास की हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका में जो लोग आज रह रहे हैं वो यूरोपीय लोग ही हैं, क्योंकि वहां के मूल निवासियों का तो उन्होंने कत्ल कर दिया था, बोटी बोटी काट कर फेंक दी थी। सही कह रहा हूं मैं? गलत तो नहीं कहा मैंने? थैंक यू फॉर द सपोर्ट। आगे चलिए। 3 उदाहरण है। पहला नाम है आयशा, दूसरा नाम है जाम्बो और तीसरा नाम है आंद्रेई। क्या नाम है? आंद्रेई। इन 3 उदाहरणों के माध्यम से, इन 3 बच्चों के माध्यम से, इन 3 नामों के माध्यम से आप अमेरिका के 3 वर्चस्वों को चल रहे हैं समझने, इन 3 नामों के माध्यम से। तो सुनिएगा बहुत ध्यान से। बगदाद के छोर पर कायम एक स्कूल में पढ़ रही आयशा अपनी पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी। कहां पढ़ रही है ये? बगदाद। बगदाद, फिर से सुन लो, बगदाद के छोर पर कायम एक स्कूल में पढ़ रही आयशा अपनी पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी। उसने सोचा था कि आगे किसी विश्वविद्यालय में डॉक्टरी की पढ़ाई करेगी। सन 2003 में उसकी, अंडरलाइन करो इसको, सन 2003 में उसकी टांग जाती रही। वह एक ठिकाने में अपने दोस्तों के साथ छुपी हुई थी और तभी हवाई हमले में दागी हुई एक मिसाइल उसके ठिकाने पर आ गई। आयशा अब फिर से चलना फिरना सीख रही है। अब भी उसकी योजना डॉक्टर बनने की ही है, लेकिन तब ही जब विदेशी सेना उसके देश को छोड़कर चली जाएगी। ये विदेशी सेना कौन से देश की है पता है? ये विदेशी सेना कौन से देश की है? ये विदेशी सेना अमेरिका की है।
जिसने उस निर्दोष कन्या का पांव तोड़ दिया, जिसने उस कन्या को विकलांग बना दिया। एक भी किसी भी व्यक्ति के शरीर का एक अंग का समाप्त होने का मतलब है उस व्यक्ति की दक्षता में कमी आना। जितना बेहतरीन तरीके से वो पांव के साथ काम कर सकती थी अपने प्रोफेशन में, उतना बेहतरीन तरीके से वो काम नहीं कर पाएगी। आप खुद सोचिए कि वो डॉक्टर बनना चाहती है और बिना पांव के डॉक्टर बनेगी, क्या वो उतनी एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएगी? आप सोचिए इस बात को। तो अमेरिका ने किस प्रकार से अपनी हित साधने के चक्कर में उसने निर्दोष लोगों के ऊपर भी मिसाइल दाग दी। उसने निर्दोष लोगों के ऊपर भी मिसाइल दाग दी। ये बात समझिए। और बर्बाद कर दिया उसने, और बर्बाद कर दिया। जैसे आज के टाइम पर आपका रशिया किसके साथ कर रहा है? यूक्रेन के साथ कर रहा है। और रशिया के खिलाफ कोई कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि रशिया एक बहुत ही ताकतवर देश है भाई। वो दूसरी महाशक्ति का क्या है? उत्तराधिकारी है। एक समय पर जो दूसरी महाशक्ति थी उसका उत्तराधिकारी है। उसके पास अपार मात्रा में परमाणु बम है। फालतू बोल के तो दिखाओ। तुम्हें ही ना ठोक दे वो। लो, तुम्हारी आवाज उठाई धरी रहेगी। उसके खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं है कि बोल जाए। और यही चीज कहां हो रही है? इजराइल और हमास के बीच में भी, फिलिस्तीन और हमास के बीच में। कोई भी हमास से इजराइल के खिलाफ बोलने की ताकत नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि इजराइल के पास जितने आधुनिक वेपन है ना दुनिया में, उतने अच्छे आधुनिक वेपन बहुत ही कम देशों के पास है। और उसके ऊपर अमेरिका का हाथ है। किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। और यहूदी लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उन्नत हैं। और आधी अमेरिकी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक यहूदी लोग हैं। आधी अमेरिकी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक यहूदी लोग हैं। ये बात जानिए आप। और आपका इजराइल अकेला देश है जो यहूदियों का देश है। इजराइल अकेला देश है जो यहूदियों का देश है। अमेरिका चाह कर भी इजराइल के खिलाफ नहीं जा सकता। पूछो क्यों? क्योंकि उसकी टॉप कंपनियों का मालिक कौन है? यहूदी लोग, इजराइल के लोग। इजराइल मतलब है वो अमेरिकी, लेकिन धार्मिक तौर पर वो किससे जुड़े हैं? अपने धर्म से तो जुड़ेगी यहूदी। आज जो फेसबुक है, जो आपका जो इंस्टाग्राम है, जो ट्विटर है, आपका वो क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप है, इसका मालिक कौन है? मार्क जकरबर्ग है। मार्क जकरबर्ग किस धर्म का है? वो यहूदी धर्म का है। वो यहूदी है। आज वो अपने आप को नास्तिक मानता हो, लेकिन है तो वो यहूदी। एक यहूदी परिवार में पैदा हुआ है, तो अपने धर्म के प्रति ना चाहते हुए भी उसके मन में प्रेम तो होगा ही होगा। ना चाहते हुए भी उसके मन में प्रेम होगा ही होगा। ये बात आप जान लीजिए। और कोई भी पैसे के सामने बोल नहीं पाता। पैसा एक ऐसी चीज है जिसके सामने सबको सटपट रहना पड़ता है। टैलेंट के आगे कोई नहीं बोल पाता, या फिर पैसे के आगे नहीं बोल पाता कोई। ये बात जानो आप। हमारे देश के मेजर ध्यानचंद जी का नाम आप सबने सुना होगा। जर्मनी का हिटलर जब आया मैच देखने, और जर्मनी को जब मेजर ध्यानचंद जी ने हराया, तो उसने उनकी हॉकी तोड़ के दिखवाई कि इनकी हॉकी में कहीं चुम्बक तो नहीं लगा है, ये इनसे गेंद छूटती ही नहीं है। सब कुछ कर लिया, सब कुछ तोड़वा दिया। और उसने एट द एंड मैच खत्म होने के बाद उनको ऑफर दिया कि तुम्हें हम अपनी सेना में सबसे बड़ा पद देंगे, तुम हमारे देश से खोलो। लेकिन उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया कि मैं अपने देश से ही खेलूंगा, चाहे मेरा देश गुलाम क्यों ना हो रहे, फिर भी मैं अपने देश के प्रति वफादार हूं। तभी तो आज मेजर ध्यानचंद जी का इतना बड़ा नाम है इस देश में। समझ में आई बात? तो ये बात है समझने वाली बात कि टैलेंट के आगे दुनिया झुकती है या फिर पैसे के आगे। टैलेंट और पैसा, यही दो चीज है जिनके आगे आप दुनिया को झुका सकते हो। टैलेंट में ज्ञान भी आता है, ठीक है, ये बात समझो आप।
आगे सुनो। तो इस लड़की की जिंदगी किसने बर्बाद करी? अमेरिकी सेना ने बर्बाद करी। किस उद्देश्य से? किसी को नहीं पता। बस ये कहीं भी हमला कर देते हैं, कह देते हैं यहाँ आतंकवादी है, इसलिए बगदाद पे हमला करने का यही इनका रीजन है। अब इस लड़की की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। तो ये है अमेरिका की सैन्य वर्चस्व, ये है अमेरिका का सैन्य वर्चस्व, और उसकी राजनीतिक ताकत को दिखाता है कि दुनिया में उसके गलत के खिलाफ भी किसी की हिम्मत नहीं है कि बोल जाए। किसी में भी हिम्मत नहीं है कि कोई बोल जाए। वो गलत भी करता है ना, तब भी किसी की हिम्मत नहीं है। जो यूएन बहुत बड़ा अपने आप को ताकतवर सूरमा समझता है ना, ये यूनाइटेड नेशन, आप पढ़ोगे इसके बारे में, जब यूनाइटेड नेशन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी औकात नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल दे, इसकी औकात नहीं है। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ाना आपके लिए बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तब तक नहीं समझ पाओगे कि वो अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बोलता, क्योंकि अमेरिका उसके मुंह में सबसे ज्यादा पैसा ठोकता है, और वो अमेरिका में ही उसका हेडक्वार्टर, सब कुछ अमेरिका में ही है, और अमेरिकी लोग ही उसके कार्यपालिका के सदस्य हैं। समझ में आई बात? कंप्लीटली कंट्रोल यूएन पे किसका है? यूएसए का है। यूएसए उसका सबसे ज्यादा फंड देने वाला सदस्य है, सबसे ज्यादा पैसा देने वाला। तो पैसे के आगे कौन किस बोल पाएगा? तो ये गलत भी करता है ना, तब भी कोई कुछ नहीं बोलता, दुनिया में भी कोई नहीं बोल पाता। दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, किसी की हिम्मत नहीं कि फालतू बोल जाए अमेरिका के खिलाफ। कितने लोगों की जान ले ले अमेरिका, कोई नहीं बोल। अफगानिस्तान को पूरा बर्बाद करके चले गए, अफगानिस्तान को तालिबान के हाथों में देकर फुर्र हो गए। देख लो आप उदाहरण, पाकिस्तान बर्बाद कर दिया पूरा। पाकिस्तान को बर्बाद किसने किया है? अमेरिका ने बर्बाद किया, किसी और ने नहीं। अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए उसका यूज किया, उसे बर्बाद कर दिया। वहां कभी इन्होंने लोकतंत्र का सपोर्ट नहीं किया, हमेशा इन्होंने कहा कि सेना का वर्चस्व रहने दो। चाहते तो ये अमेरिका पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित करवा सकते थे, लेकिन कभी नहीं करवाया इन्होंने, ना तालिबान में करवाया, क्योंकि इसके माध्यम से वो दक्षिण एशिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, और आज भी करके बैठे हैं। ये बात जानो आप। अगला उदाहरण सुनना। डरबन, दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला जाबू एक प्रतिभाशाली कलाकार है। क्या है? एक प्रतिभाशाली कलाकार, चित्रकार है। उसकी चित्रकारी पर पारंपरिक जनजातीय कला का गहरा असर है। उसकी योजना आर्ट स्कूल में पढ़ने और उसके बाद अपना स्टूडियो खोलने की है, लेकिन अंडरलाइन करो, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि जाम्बू एमबीए की पढ़ाई करे और परिवार का व्यवसाय संभाले। व्यवसाय फिलहाल मंदा चल रहा है और जाबू के पिता सोचते हैं कि वह परिवार के व्यवसाय को फायदेमंद बनाएगा। एमबीए पहले ये समझा जाता था कि व्यापार पढ़ाया नहीं जा सकता, व्यापार सिर्फ सिखाया जा सकता है, लेकिन अमेरिका ने शिक्षा को भी व्यापार बना दिया है। आज आप देखिए भारत में भी कितने सारे एमबीए कॉलेजेस खुल चुके हैं, और एमबीए धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, डिग्रियां बेची जा रही है कि आप एमबीए कर लीजिए, आप एक बहुत बड़े व्यापारी बन जाएंगे, एक बहुत बड़े प्रबंधक बन जाएंगे। मैनेजमेंट कोर्स है एमबीए, आपके अंदर बहुत बड़ी मैनेजमेंट की कला पैदा हो जाएगी, आप जो चाहोगे सही कर दोगे। ये धारणा अमेरिका ने पैदा करी पूरी दुनिया में, कि दुनिया में शिक्षा को बेचने का धंधा पूंजीवाद से ही आया है। पूंजीवादी लोगों ने ही शिक्षा को बेचना प्रारंभ किया है। नहीं, शिक्षा पहले सेवा थी। हमारे देश में पहले गुरुकुल थे, और गुरुकुलों में शिक्षा क्या थी? सेवा थी। सेवा भाव से कराया जाता। गुरु कभी पैसे के लिए शिक्षा नहीं देता था, समाज के उद्धार के लिए शिक्षा देता था, और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता था गुरुकुलों में। लेकिन आज क्या है? आज बच्चे 12वीं पास कर लेते हैं, बीए भी कर लेते हैं, एमए भी है, बीएससी, बीकॉम सब कर लेते हैं, फिर भी नील बटा सन्नाटा ही रहते हैं, क्योंकि आज हम सही में सच में वो चीजें नहीं पढ़ा रहे हैं जो पढ़ानी चाहिए। व्यवहारिकता नहीं है हमारी शिक्षा व्यवस्था में,
व्यवहारिकता, और समाज में व्यवहारिकता का होना बहुत जरूरी है, जो समाज के साथ इंटरेक्ट करना सिखाए। हमारी शिक्षा व्यवस्था में वो चीजें नहीं है। तो इन्होंने एमबीए के माध्यम से दुनिया को व्यवसाय करना सिखाया। एक स्कूल में बैठकर आप व्यवसाय करना सीख सकते हैं, ये अमेरिकी कॉन्सेप्ट है। पहले तो ये समझा जाता था कि इंसान गल्ले पर बैठकर ही व्यवसाय सीख सकता है, दुकान पर ही जाकर व्यवसाय सीख सकता है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम स्कूल में, कॉलेज में आपको व्यवसाय करना सिखाएंगे, आप आइए। और इन्होंने व्यवसाय की पढ़ाई को ही व्यवसाय बना दिया है आज। ये देखिए आप, ये है अमेरिका का आर्थिक मॉडल। इस तरीके से अमेरिका पूरी दुनिया को आर्थिक तौर पर कचोट रहा है, दीमक की तरह चूस रहा है, खटमल की तरह चूस रहा है पूरी दुनिया को। समझ रहे हो आप? आर्थिक तौर पर वो पूरी दुनिया को कंगाल बना रहा है, सबसे ज्यादा पैसा वो कमा रहा है। आज देखिए आप, बड़ी बड़ी कंपनियां उसी की हैं, गूगल, गूगल, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां उसी की हैं। पूरी दुनिया पर प्रभुत्व है इनका, पूरी दुनिया पर प्रभुत्व, पूरी दुनिया का डाटा लेकर बैठे हुए हैं ये लोग। जब चाहे, जिसको चाहे, हमें चाहे, जब चाहे, जहां चाहे वहां मार सकते हैं ये, क्योंकि हमारे पास हमारा फोन है, और हमारा फोन हमारी सारी डिटेल इन तक पहुंचा देता है। समझ में आई बात? तो आप समझिए, अमेरिका इस प्रकार से पूरी दुनिया को अपने अधीन करे बैठा है। आगे सुनिएगा अगला उदाहरण। युवा आंद्रेई पार्थ, युवा आंद्रेई पार्थ ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसके माँ बाप बतौर अप्रवासी रूस से आए थे। चर्च जाते वक्त जब वह नीली जीन्स पहन लेता है तो उसकी माँ आपे से बाहर हो जाती हैं। वह चाहती है कि आंद्रेई चर्च में सभ्य शालीन दिखाई पड़े। आंद्रेई, अंडरलाइन करो, आंद्रेई अपनी माँ को बताता है कि जीन्स कूल है और जीन्स पहनकर उसे आजादी का एहसास होता है। ये जो भाव है, ये जो विचार है, ये किसने पैदा करा कि जीन्स कूल है? अमेरिका ने अपने विज्ञापनों के माध्यम से, अपनी सिनेमा के माध्यम से, कि आप अगर जीन्स पहन रहे हैं तो आप कूल हैं, आप अगर जीन्स नहीं पहन रहे आप रूढ़िवादी हैं। हमारे देश में भी तो यही था ना, हमारे देश में भी हम देखो, पुरुषों के साथ भी यही था, महिलाओं के साथ भी यही था, कि जब तक महिलाओं को जीन्स नहीं पहनते चोरी छुपे वो पहनती थी। लेकिन जिस दिन से, अब देखिए आप, अब कोई मना नहीं करता, किसी को कुछ नहीं मना करता, पहनो भाई। जितना मना करेंगे आप जिस चीज के लिए ना, लोग अदबदा कर वो काम जरूर करेंगे। जहां लिखा होगा कि यहाँ पेशाब करना मना है, वहां जरूर पेशाब करी जाएगी। जहां मना होगा कि यहाँ थूकना मना है, वहां जरूर थूका जाएगा। ये बात समझो आप। इंसान को जिस काम को करने से आप मना करेंगे ना, इंसान उस काम को अदबदा कर करेगा, अदबदा कर। इससे बढ़िया है करने दो। तो यहां पर ये जो कूल जीन्स का कूल का टैग मिला, ये कूल का टैग कैसे मिल पाया? अमेरिका ने उसे इतना विज्ञापन और उसको आप किससे जोड़ दिया? आजादी के साथ। और इंसान सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी चीज से करता है तो वो अपनी आजादी से। और जब आप रोक लगाते हैं ना कि ये नहीं पहनना, तो आप उस पर, उसकी किस चीज पर प्रतिबंध लगा रहे हैं? उसकी आजादी पर, उसकी सोच पर। और जब इंसान को ये फील होता है कि उसकी सोच पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है ना, तो वो उसका क्या करता है? विरोध करता है। तो कैसे मना करेंगे? तो हम तो जानबूझ के पहनेंगे, अब मना करके दिखाओ। तो ये चीज अमेरिका ने उसे आजादी से जोड़ दिया, और उसे आजादी से जोड़कर क्या कमाया? दबा के मुनाफा। और आज पूरी दुनिया उसका ट्रेंड फॉलो करती है। आज वो जो कपड़े लॉन्च करता है, जो म्यूजिक लॉन्च करता है, पूरी दुनिया सुनता है। आज उसका मैकडॉनल्ड्स पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, उसका कोक पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, उसका डोमिनोज पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, उसका पिज्जा हट पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। और रेवेन्यू कमा के कहां दे रहा है? वो अमेरिका को दे रहा है ना। ये जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो लाभ कमा रहे हैं, वो कहां जा रहा है? अमेरिका जा रहा है। हमें नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा ये बात आप समझिए, ये बात आप समझिए।
इस बात को समझना आपके। तो इस तरीके से अमेरिका ने 4 प्रकार से मैं मुख्यतः सैन्य तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर पूरी दुनिया पे अपने वर्चस्व को साध रखा है। तो इन 3 उदाहरणों के माध्यम से आप इन्हीं 3 वर्चस्वों के तरीके को समझते हैं। यही 3 चीजें आपको समझनी है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया पर इन 3 तरीकों से वर्चस्व को स्थापित करा हुआ है। ये 3 तरीके हैं जो वर्चस्व साधते हैं। इसीलिए अमेरिका के पास बेहिसाब पैसा है, बेहिसाब। अमेरिका के पास दुनिया का 20% या 25% पैसा अकेले अमेरिका के पास है। पूरी दुनिया 75 रुपए में कंट्रीब्यूट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन अमेरिका पूरी दुनिया का 25 रुपए अपने पास लेकर बैठा है अकेले। 100 रुपए में से 25 रुपए सिर्फ इसी के पास है। ये बात जान लीजिए आप। 25 है या 20 है, ऐसी है कुछ। तो देख लो, एक अकेले के पास 1/4 भाग है। 1/4 भाग में एक अकेला है और 99 लोग 75% में है। ये बात समझो आप। इसीलिए इसके पास इतना पैसा है, क्योंकि इसने पूरी दुनिया के व्यापार पर, पूरी दुनिया की संस्कृति पर अपनी संस्कृति, अपना व्यापार थोप दिया है। अब आप खुद ही देखो, यूट्यूब पे मेहनत मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरे से ज्यादा कमाई यूट्यूब करेगा। मेरे से ज्यादा कमाई यूट्यूब करेगा। मेहनत मेरी, सब कुछ मेरा, इंटरनेट मेरा, सब कुछ मेरा, समय मेरा, सब कुछ मेरा, लेकिन मेरे से ज्यादा कमाई कौन करेगा? यूट्यूब, अमेरिका करेगा। ये देखो आप, ये समझो आप। बात समझ में आई? अब बात समझ में आ रही है कि ये चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है? तो स्कूल वाले हमारे कितने मूर्ख हैं। स्कूल वालों की भी गलती नहीं है। सीबीएसई पता नहीं किस नशे में डूब गई है कि उसे ये इतना महत्वपूर्ण चैप्टर ही नहीं समझ में आ रहा। किसी काम का ही नहीं, बच्चे मत पढ़े। अरे भाई पढ़ाओ। 12वीं के बच्चों के लिए सिलेबस मैटर नहीं करता। 12वीं के बच्चों के लिए ज्ञान मैटर करता है। उनके अंदर जितना ज्ञान रहेगा उतना ही वो अच्छे बच्चे बनेंगे, उतनी उनकी विचारशीलता खुलेगी। रटाना नहीं होता 12वीं क्लास में, समझाना होता है। और अगर आपने समझाने में कामयाबी प्राप्त कर ली ना, तो आप उन्हें खरा सोना बना देंगे। इतना विचारशील बना देंगे ना कि वो अपने दम पर कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। इतना जान लो आप। आगे सुनो, पढ़ लिया हमने। आंद्रेई के पिता उसकी मां को याद दिलाते हैं कि हम लोग भी लेनिनग्राद में रहते हुए अपने जवानी के दिनों में जीन्स पहनते थे, और उसी कारण से जिससे आज आंद्रेई पहना है, जिस कारण से आज आंद्रेई पहन रहा है जीन्स को, उसी कारण से हम भी पहनते थे। हम भी मानते थे कि जीन्स कूल है, जीन्स अच्छी है, जीन्स आजादी का प्रतीक है। तो इस प्रकार से दुनिया ने अमेरिका ने टीवी के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से हम सबके मन में गढ़ दिया। आज देखो आप, टीवी में जो विज्ञापन आता है, क्या उसका हम पर प्रभाव नहीं पड़ता? पड़ता है कि नहीं पड़ता? टीवी में जो देखते हैं, पापा मुझे भी चाहिए, मम्मी मुझे भी चाहिए। आप देखो छोटे बच्चे वही चॉकलेट मांगेंगे जो टीवी में देखेंगे, और जिन बच्चों को टीवी देखने को नहीं मिल रहा, वो देखो उनकी लाइफ फुल सिंपल होती है, फुल सिंपल। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए शुरू में कहा जाता है कि बच्चों को टीवी से दूर रखा जाए, टीवी से दूर रखा जाए, उनको किताबों के पास ले जाया जाए, क्योंकि जैसा जो परिवेश होगा हमारा, वैसे ही हमारा वेश होगा। अगर हम जैसे रहेंगे वैसे ही बनेंगे। हमारे आसपास के लोग अगर एक नंबर के धूर्त, चोर, घमंडी, गालीबाज है, तो हम भी गालीबाज, धूर्त, चोर ही बनेंगे। समझ में आई बात? आगे सुनो। आंद्रेई की माँ, आंद्रेई अपनी माँ से बहस, आंद्रेई की अपनी माँ से बहस हुई। हो सकता है जाबू को वह विषय पढ़ना पड़े जिसमें उसकी दिलचस्पी नहीं। इससे अलग आयशा की एक टांग जाती रही, और उसका सौभाग्य है कि वह जीवित है। हम इन समस्याओं के बारे में एक साथ चर्चा कैसे कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं, और हमें ऐसा जरूर करना चाहिए।
हम इस अध्याय में देखेंगे कि ये तीनों एक ना एक तरीके से अमेरिकी वर्चस्व का शिकार है। आयशा जाम्बू और आंद्रेई की चर्चा पर हम फिर लौटेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझें कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कैसे हुई और आज यह विश्व में कैसे असरमंद है। हम अपनी चर्चा में संयुक्त राज्य अमेरिका की जगह ज्यादा लोकप्रिय शब्द अमेरिका का इस्तेमाल करेंगे। इसके नाम में ही इसका वर्चस्व है। नाम इसका वास्तविक रूप में क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, लेकिन हम ज्यादा लोकप्रिय शब्द अमेरिका का इस्तेमाल करेंगे। तो यहीं से पता चल जाता है कि इसका वर्चस्व है। और इसका वर्चस्व उसी दिन स्टार्ट हो गया था जिस दिन इसने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था 1945 में। 6 अगस्त और 9 अगस्त को लिटिल बम, क्या नाम है, फैट मैन और लिटिल बॉय और फैट मैन, जब उसने गिराया था तभी से उसके वर्चस्व की गाथा प्रारंभ हो गई, तभी से वो वर्चस्वशाली बन गया है। समझ में आई बात? तब उसका एक कॉम्पिटिटर था। वर्चस्व तो उसी दिन से स्टार्ट हो गया, लेकिन उसका एक कॉम्पिटिटर आ गया और उसके कॉम्पिटिटर का खत्म होना, उसके एक छत्र वर्चस्व का प्रारंभ होना। एक छत्र, पहले भी उसका वर्चस्व था, लेकिन तब उसका एक और कॉम्पिटिटर था। वर्चस्व में साझेदारी थी, लेकिन अब वर्चस्व एक छत्र हो गया कि अब कोई और नहीं, सिर्फ मैं माने मैं और मेरे अलावा कोई नहीं। समझ में आई बात? तो ये फर्क आया। इसके नाम में ही इसका वर्चस्व हमें दिखाई पड़ता है। वास्तविक तौर पर इसका नाम संयुक्त राज्य अमेरिका है, परंतु ये फेमस किस नाम से है? अमेरिका, जो कि 2 कॉन्टिनेंट्स का नाम है, ना कि इसका। तो इसके नाम में ही इसके वर्चस्व का प्रभाव दिखाई पड़ता है हमें। समझ में आई बात? आगे सुनो, कहां गए? लेकिन यहाँ याद रखना उपयोगी होगा कि अमेरिका शब्द से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका नामक 2 महाद्वीपों का अर्थ ध्वनित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र के लिए अमेरिका शब्द का प्रयोग खुद में उस वर्चस्व का प्रतीक है जिसे हम इस अध्याय में समझने की कोशिश करेंगे। तो यही बात मैंने आपको बता दी। तो इसके नाम में ही इसके वर्चस्व का प्रभाव दिखाई पड़ता है। आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, आगे हम और समझेंगे। ठीक है? तो इसको समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। एक एक कड़ी को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझेंगे ना, तो हम भारत की क्या, विश्व की राजनीति को भी नहीं समझ। भारत पर भी इसका प्रभाव है, सब पर इसका प्रभाव है। हमसे पूछा जाए दुनिया में सबसे अच्छा देश कौन सा, तो हमारे मुंह से भी फट दे क्या निकलता है? अमेरिका, अमेरिका। तो ये क्या है? उसका प्रभाव है हम पर, क्योंकि उसने हमारा पूरा परिवेश अपने अनुसार बना लिया है। हमारे फोन पर किसका डोमिनेशन है? अमेरिका का है। हम अपने फोन पे जो भी देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं? अमेरिका का देख रहे हैं। समझ में आई बात? हम पर पूरा का पूरा डोमिनेशन ही अमेरिका का है। खा भी अमेरिका रहे हैं, पहन भी अमेरिका रहे हैं। ये बात समझिए आप, पूरा का पूरा एक छत्र है अमेरिका का राज यहाँ पर। ये बात समझने वाली है। तो अब अगली क्लास में हम और विस्तार से इस चीज को समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।